जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मोहम्मद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के 17 लेक्चर के साथ आज हम लोग उपलब्ध हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस के प्रमेय या गॉस के नियम का अनुप्रयोग, और गॉस के नियम का हम लोग थर्ड अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा अनुप्रयोग पढ़ने जा रहे हैं, और ये है एक समान आवेशित। एक समान आवेशित का मतलब जिस पर आवेश एक समान रूप से फैला हो। एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल। खोल का मतलब होता है कोश। तो कोश जैसा गेंद होता है, गेंद के आकार का ही कोश होता है या खोल होता है, के कारण वैद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। तो चले आप ध्यान पूर्वक देखें। अगर हम इसकी कल्पना करें, देखें, हम मान लेते हैं कि ये कोई गोलीय कोश है। ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि कोई गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है और इस गोलीय कोश पर कोई आवेश प्लस क्यू दे दिया गया है। तो जब भी कोई गोलीय आवेश होता है ना, और गोलीय आवेश, जब भी कोई गोलीय कोश होता है तो गोलीय कोश पर जब आवेश दिया जाता है तो इस पर आवेश बहुत तेजी से चारों तरफ फैलता है। तो जब इस पर आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैलता है तो याद रख लीजिए, जब आवेश एक चारों तरफ एक समान रूप से फैलता है ना, तो उस पर चारों तरफ एक समान रूप से वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की हम लोगों को 3 स्थितियां ज्ञात होंगी। जब भी कोई गोलीय कोश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे ना, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की 3 स्थितियां होंगी। एक स्थिति ये होगी कि गोलीय कोश के बाहर हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। दूसरी स्थिति ये होगी कि गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। और तीसरी स्थिति ये होगी कि गोलीय कोश के भीतर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। जब भी कोई गोलीय कोश होता है तो गोलीय कोश के 3 भाग होते हैं। किसी भी गोले के 3 भाग होते हैं। एक गोले के बाहर वाला भाग होता है, दूसरे गोले के पृष्ठ वाला भाग होता है, और तीसरा गोले के अंदर वाला भाग होता है। तो चलिए, इन तीनों स्थितियों में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम बाह्य बिंदु पर ज्ञात करते हैं या कोश के बाहर हम ज्ञात करते हैं। ये पहली स्थिति हम आपको बताने जा रहे हैं। कोश के बाहर आउटसाइड द सेल। तो कोश के बाहर, या हम इसको खोल के बाहर भी कह सकते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें। अब जिस सेंटेंस को हमने कहा उसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करके कह रहे हैं। माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश जिस पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश दिया गया है, और यह आवेश उस गोलीय कोश पर चारों तरफ एक समान रूप से फैला हुआ है। इस गोली, अच्छा, ये गोले का केंद्र जो है हम ओ मान लेते हैं, और गोले के बाहर
गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। ध्यान दीजिएगा, ये गोलीय कोश है और गोलीय कोश के बाहर स्मॉल आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल R है, ये गोले की त्रिज्या है और O से P की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो यहां हम कह सकते हैं कि कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r है। ये कैपिटल R इस गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या कम है किस दूरी से? केंद्र से बिंदु P के बीच की जो दूरी है, इस दूरी से स्मॉल r इतना है, कैपिटल R इतना है। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, हमको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गॉस के प्रमेय में हमने बताया था कि जहां हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां हम लोग एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसके पहले जो दो अनुप्रयोग हमने देखा था, उसमें हर जगह गॉसियन पृष्ठ खींचा गया था। तो यहां पर भी गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और याद रखे रहिए कि स्थिर वैद्युतिकी में जो बंद काल्पनिक पृष्ठ होता है, वह काल्पनिक पृष्ठ जो बंद होता है उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो देखें, हम यहां से बंद काल्पनिक पृष्ठ खींच रहे हैं, हम ये गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं। और अब इसके बाद हमने आपको बताया था कि जब गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं तो हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट लेते हैं, एक छोटा सा बिंदु लेते हैं। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हम मान लेते हैं कि इस बिंदु का जो अल्पांश क्षेत्रफल है यह वेक्टर dA है और इसके साथ साथ यहाँ से लंबवत जो वैद्युत क्षेत्र है वह कैपिटल E है। वैद्युत क्षेत्र हर जगह एक समान होता है, क्योंकि जब किसी गोले को आवेश दिया जाता है ना, तो यह आवेश चारों तरफ तुरंत एक समान रूप से फैल जाता है। जब आवेश चारों तरफ एक समान रूप से फैलेगा तो चारों तरफ जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह वैद्युत क्षेत्र भी एक समान होगा। और हम ये मान लेते हैं कि ये जो छोटा सा क्षेत्र हमने लिया था, इस छोटे से क्षेत्र से होकर के गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वह फाई ई डी फाई ई है। तो हमने आपको फार्मूला बताया था कि फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए होता है। वैद्युत फ्लक्स के लिए आपको ये फार्मूला बताया गया था, लेकिन ये वैद्युत फ्लक्स हम अल्पांश भाग के लिए निकाल रहे हैं। तो जब अल्पांश भाग के लिए हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी फाई ई और फिर ये हो जाएगा वेक्टर ई। और यहाँ पर देखिए, जब वैद्युत फ्लक्स अल्पांश है, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि जब क्षेत्रफल अल्पांश होगा तो वैद्युत फ्लक्स भी अल्पांश होगा। और फिर यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, आपको मालूम है। तो अब ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई का जो परिमाण होगा वो ई होगा और वेक्टर डीए का जो परिमाण होगा वो डीए होगा और इनके बीच का कोण कॉस थीटा। लेकिन हमने आपको बताया था कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक होती है। तो जब क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र दोनों की दिशा एक होती है तो इनके बीच बनने वाला जो कोण होता है वो 0 डिग्री का होता है। और जब कोण 0 डिग्री का होगा तो ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब ये हो जाएगा आपका डी फाई ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई डी ए। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम
समाकलन निकालेंगे। लेकिन जानते हैं क्या है, ये बंद पृष्ठ है, तो जब बंद पृष्ठ होता है तो हम बंद समाकलन निकालते हैं। देखिए समाकलन हम निकाल रहे हैं और हमने आपको बताया था कि समाकलन या अवकलन जब हम निकालते हैं तो जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का हम न तो अवकलन निकालते हैं न ही समाकलन निकालते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम समाकलन का ये चिन्ह लगा देंगे और जानते हैं ये जो पृष्ठ है ये बंद पृष्ठ है, तो जब बंद पृष्ठ है तो हम बंद समाकलन निकालते हैं, समाकलन को ऐसे घेर देते हैं तो ये बंद समाकलन हो जाता है, ये क्लोज्ड इंटीग्रल कहलाने लगता है। और फिर जो है जब ये क्लोज्ड इंटीग्रल है तो अब जरा आप देखें ये क्लोज्ड इंटीग्रल है। अब यहाँ पर हम क्लोज्ड इंटीग्रल डीए की वैल्यू देखें कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल डीए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल डीए का मतलब क्या हुआ। लेकिन एक स्टेप और हम आगे बढ़े, हम आपको बता चुके हैं कि डी का मतलब डिफरेंशियल होता है और ये इंटीग्रल है, समाकलन है। तो अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो अवकलन से समाकलन कैंसिल हो जाता है। अब ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई और ये हो गया क्लोज्ड इंटीग्रल डीए। अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें क्लोज्ड इंटीग्रल डीए, तो अब जो है अगर हम बंद भाग का क्षेत्रफल देखें, अगर हम लोग बंद भाग का क्षेत्रफल देखें तो बंद भाग का जो क्षेत्रफल होगा, अच्छा तो अब जो है ये क्लोज्ड इंटीग्रल डीए, क्लोज्ड इंटीग्रल डीए का मतलब देखिए डीए का मतलब अल्पांश क्षेत्रफल और जब समाकलन ले लेते हैं तो इसका मतलब पूरा क्षेत्रफल। अब हम ये पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरा क्षेत्रफल गोला है ना और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 4 पाई और यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हम लोगों ने देखा था गॉस के प्रमेय से कि गॉस के प्रमेय में आपने देखा था कि देखिए यहाँ पर ये गोला है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व होगा और पृष्ठ आवेश घनत्व यानी गोलीय पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं और आवेश पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और आपको बताया गया था कि सिग्मा इज इक्वल टू हुआ करता है Q अपान A, और अगर यहाँ से Q की वैल्यू हम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू A। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय में आपने देखा था कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। और फिर यहाँ से अगर हम फाई ई की वैल्यू देखें तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू रख दिया जाए और सिग्मा की जो वैल्यू होगी ये सॉरी क्यू की, सिग्मा की वैल्यू सिग्मा नहीं बल्कि क्यू होता है, यहाँ Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पर Q की वैल्यू रख दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा A और फिर ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब जो है यहाँ पर हम दोनों का कंपैरिजन करें, लेकिन एक बात जरा देखें, ये दूसरा रूप दूसरे रूप में हम जो है इसके बाद निकालेंगे, पहले हम पहला वाला रूप ही ज्ञात कर लें, पहले वाला रूप ज्ञात कर ले। हम इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 नहीं बल्कि समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं।
तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों समीकरणों को हम देख रहे हैं, तो दोनों समीकरणों का जो लेफ्ट साइड है दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है। तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसका जो राइट साइड है ये राइट साइड इक्वल हो जाएगा, और राइट साइड इक्वल हो जाएगा तो देखें E इंटू 4πr स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से अगर हम E की वैल्यू ज्ञात करें तो ये 4πr स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4πr स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको थोड़ा सा हम सही तरीके से लिखें तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट। देखें 4π एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, हम लोगों ने देखा था कि बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता था, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न होने वाले वैद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता था वो यही होता था E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता था। इससे एक निष्कर्ष हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर कोई गोलीय कोश हो और गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो उस स्थिति में यह गोलीय कोश जो होता है यह बिंदु आवेश की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब हम लोग बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग ज्ञात किए थे तो यही सूत्र हम लोगों को मिला था। अब अगर हम चाहते तो Q के जगह पर सिग्मा अपान A रख करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो पहला केस हो गया। अब इसके बाद अगर दूसरे केस पर देखें, पहला केस ये था कि गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे। अब हम सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में गोलीय कोश के, देखिए गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो अगर गोलीय कोश के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो जो बिंदु P यहाँ है ना, ध्यान दीजिएगा, जो बिंदु P यहाँ है वह बिंदु P यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पृष्ठ पर हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी स्मॉल r, यहाँ से यहाँ की दूरी कैपिटल R, चूंकि यह P यहाँ आ जाएगा इसलिए गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी इस गोले के त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। यानी इस स्थिति में स्मॉल r जो होगा वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। और अब ये फार्मूला हमें मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q अपान स्मॉल r के जगह पर कैपिटल स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R हो जाएगा। तो ये याद रखे रहिएगा, जब गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो ये फार्मूला होगा, और जब गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो ये फार्मूला होगा। लेकिन गोलीय कोश के भीतर अगर आपको ज्ञात करना हो, देखें एक चीज हम आपको बता दें, ये टेक्निकल पॉइंट याद रखे रहिएगा कि जब आवेश प्रवाहित होता है ना तो आवेश हमेशा तार के पृष्ठ पर चलता है, आवेश कभी तार के भीतर नहीं जाता। इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। कोई भी तार होगा तो विद्युत धारा यानी आवेश जो होता है तार के भीतर प्रवाहित नहीं होता है, तार के पृष्ठ पर से विद्युत धारा या आवेश प्रवाहित होता है। इसीलिए आप सभी लोग देखते हैं कि जब कभी भी
इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लो वोल्टेज की बिजली प्रवाहित करनी होती है या कम बिजली प्रवाहित करनी है तो पतला तार लिया जाता है, क्योंकि पतले तार का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो कम होगा, और पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो पतले तार में कम आवेश प्रवाहित होंगे, और कम आवेश प्रवाहित होंगे तो उसमें कम बिजली प्रवाहित होगी। लेकिन जहां पर ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह करना होता है, ज्यादा वोल्टेज का विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है, वहां पर तार मोटा लिया जाता है, और तार जितना ही मोटा होता है, मोटा तार होता है तो उसका पृष्ठ ज्यादा होता है, और पृष्ठ ज्यादा होता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा होता है, इसलिए आवेश ज्यादा मात्रा में उससे प्रवाहित होते हैं। तो ये याद रखे रहिएगा कि आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह किसी भी चालक के भीतर नहीं होता है, चालक के पृष्ठ पर होता। अगर ये तार है तो बिजली जो होती है इसके पृष्ठ पर प्रवाहित होती है, बिजली इसके अंदर प्रवाहित नहीं होती है। इस बात को आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये जो गोलीय कोश है, गोलीय कोश के भीतर हम ज्ञात करना चाहते हैं। तीसरी जो स्थिति है, तीसरी स्थिति में गोलीय कोश के भीतर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। तो गोलीय कोश के भीतर तो आवेश ही नहीं होता है, तो गोलीय कोश के भीतर आवेश नहीं होगा तो Q = 0 हो जाएगा। अगर Q के जगह पर 0 कर दे, देखिए यहाँ Q के जगह पर 0 कर दें तो जो वैद्युत क्षेत्र है ये वैद्युत क्षेत्र 0 हो जाएगा। तो ये हमेशा याद रखे रहिएगा कि गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमेशा शून्य होता है। इसको आप सदैव अपने ध्यान में रखे रहिएगा। तो यहाँ पर 3 स्थितियां आपको बताई गई, और ये तीनों स्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है। तो किसी भी गोलीय कोश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी 3 स्थितियां होती हैं। इन तीनों स्थितियों को याद रखे रहिएगा। जब गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो उस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही होती है जितना कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। और जब गोलीय आवेश के पृष्ठ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो दूरी जो होती है, यानी गोले के केंद्र से बिंदु P के बीच की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। और तीसरी स्थिति, गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश ही नहीं होता है, इसलिए गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। इसको आप सभी लोग याद रखे रहेंगे। और इस प्रकार हमें उम्मीद है कि ये तीनों स्थितियां आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और ये पहले चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन था, यानी पहले चैप्टर की थियरी आपकी पूर्ण रूपेण समाप्त होती है। अब इसके बाद हम पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल पूरा पढ़ेंगे। जब पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तब जाकर के हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट के सभी न्यू बैच प्रारंभ हो गए हैं। 9th 10th 11th 12th साइंस, आर्ट, कॉमर्स सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं। और महामना इंस्टीट्यूट में आपको मैं बता दूं कि हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और हर सब्जेक्ट के यहाँ विशेषज्ञ लोग हैं। ये वाराणसी के टॉप टीचर्स की टीम यहाँ पर काम करती है और यहाँ पर हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और सभी क्लासेस शुरू हो गए हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आप लोगों का बहुत बढ़िया नंबर आए और हर सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर आए तो आप तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए। और वीडियो देखने वाले लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है ना तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir. You're most welcome.